ये भूल होगी एक तरह से। एग्जैक्टली लोगों को लगेगा हम जाते इलीगली जा चले सकेंगे। जाएंगे। बिल्कुल, पुर्तगाल को जो है वो यहाँ पर गेटवे टू यूरोप भी कहा जाता है। पोर्तुगल के अंदर आपकी रिस्ट्रिक्शन ही कोई नहीं। देखिए स्पेन में जो है ना वो आपको 30 आवर्स पर वीक जॉब करना अलाउ होता है। आपने अपनी स्टडीज खुद चूज करनी है, मैंने ये कोर्स पढ़ना है, बिल्कुल। मैंने दिन के टाइम ये करना है, शाम के टाइम ये कोर्स करना है, तो बिल्कुल। इस तरह वो मैनेज कर मतलब मैनेज कर सकते हैं निकाल वो सकते हैं। यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपका यहाँ पे स्टडी गैप जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। पोर्तुगल का जो मैं अभी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने लगा हूँ, पोर्तुगल के अंदर आपके 3 राउंड्स होते हैं। शेंजन जोन की कंट्री का आपको वीजा मिल गया, इट्स मीन आपके लिए समझ ले पूरी दुनिया खुली है। जो पोर्तुगल के अंदर एक और बेनिफिट है वो है इंस्टॉलमेंट का, और आपको 3 to 5 इयर्स के अंदर सिटीजनशिप भी मिल सकती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ऑलरेडी हम इस तरह की वीडियोस बना चुके हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आज जो हम वीडियो लेके आए वो पुर्तगाल वर्सेस स्पेन के ऊपर है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। मोर ओवर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप इन दोनों में से किस कंट्री को चूज कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आते रहे ताकि डिफरेंट जो कंफ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स को हो रही होती है वो सॉल्व होती रहे। इसके बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप स्पेन के बारे में भी करें, जिस तरह हमने अर्लियर वीडियोस बनाई थी, जर्मनी की वर्सेस फ्रांस की थी, जर्मनी वर्सेस इटली की थी, और भी मल्टीपल हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फर्दर हम इस चैनल पर उसको लेके आते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे स्पेन वर्सेस पोर्तुगल के ऊपर। मैं साइड लूंगा आज पोर्तुगल की, मिस्टर तला हमारे साथ मौजूद हैं और वो साइड लेंगे स्पेन की। थोड़ा सा प्रोसेस बताने की कोशिश करेंगे, होपफुली आपको वीडियो पसंद आने वाली है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम मल्टीपल टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं जिसमें स्कॉलरशिप्स होती हैं, स्टडी अब्रॉड की टिप्स होती हैं, डिफरेंट प्रोसेस डिस्कस हो रहे होते हैं, मोर ओवर वर्क परमिट रिलेटेड भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लेके आते हैं अपना कंटेंट। और इसके अलावा बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट हम इस चैनल पे लेकर आते रहते हैं जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है, जिसमें प्रोसेस इंक्लूड कर रहे होते हैं, स्कॉलरशिप्स कवर कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के रिलेटेड बात करने की कोशिश करते हैं, और भी मल्टीपल कंफ्यूजन होती हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ मिस्टर तला मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम जी, मैं खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? सर आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो अगेन एक कंपैरिजन वीडियो है, एक वर्सेस वीडियो है। बिल्कुल। इसमें हम आप स्पेन की साइड पे रहे, मैं पोर्तुगल को जो है डिफेंड करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा कंट्री जीतेगा। सबसे पहले स्पेन के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, किस टाइप का कंट्री है और क्यों चूज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ऑलरेडी जो है वो मतलब इस कंट्री से रिलेटेड बहुत सारी जो है वो मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके जो है वो वीडियोस बनाई हुई है, हमारे ऑफिशियल चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर जाकर वो चेकआउट करें। मैं फिर भी थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस कंट्री के बारे में। जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे सब व्यूवर्स भी जानते हैं कि स्पेन जो है वो एक साउथ वेस्टर्न यूरोपियन है, और साउथ वेस्टर्न यूरोपियन की जो है वो एक लार्जेस्ट कंट्री है। मैड्रिड जो है वो इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। इसके अलावा ये कंट्री जो है वो बहुत सारी बड़ी और फेमस कंट्रीज के साथ जो है वो बॉर्डर करती है, जिनमें अंडोरा, मोरक्को, फ्रांस और पुर्तगाल जैसी बड़ी और फेमस कंट्रीज आती हैं जिनके साथ ये कंट्री जो है वो बॉर्डर करती है। इसके अलावा अगर ये बात करूं करेंसी की, तो ये यूरोपियन स्टेट की कंट्री है, तो यहाँ पर करेंसी भी जो है वो यूरो यूज होती है। अच्छा, लैंग्वेज के हवाले से मैं बात करूं तो वैसे तो यहाँ की जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, बट यहाँ पर इंग्लिश भी जो है वो वाइडली और फ्रीली बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंट्री टॉप और फेमस डेस्टिनेशंस में आती है। अगर मैं 2023 की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 80 मिलियन जो है वो टूरिस्ट आए थे इस कंट्री को विजिट और एक्सप्लोर करने के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि ये कंट्री जो है वो स्पोर्ट्स की वजह से काफी फेमस है। फुटबॉल क्रेज जो है वो इस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, बहुत फेमस जो है वो यहाँ की जो है वो गेम में आती है। इसके अलावा अगर मैं इकोनॉमी वाइज बात करूं तो बहुत ही हाईली डेवलप्ड और मिक्स मार्केट इस कंट्री की इकोनॉमी है। ये जो कंट्री है ये 8th लार्जेस्ट जो है वो ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है पूरे यूरोप में आफ्टर जर्मनी। इसके अलावा ये कंट्री जो है वो सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर कंट्री है जो पूरी दुनिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। स्पेनिश कंपनीज ऑल्सो एक्सपेंडेड इनटू एशिया, स्पेशली इन चाइना एंड इंडिया। बहुत सारी मतलब यानी कह लें कंट्रीज के अंदर जो है वो स्पेनिश कंपनीज जो है वो एक्सपेंड है। बहुत सारे जो है वो इनके इंटरनेशनल ऑफिसेज जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसी ये इंटरनेशनल बिजनेस में आपने जिस तरह बताया फोकस कर रही है। बिल्कुल। स्पेशली आपने बताया ऑटोमोबाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा टूरिज्म का बड़ा पार्ट है। Exactly. जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले फ्रांस आता है जिसमें पेरिस सिटी बिल्कुल जो है। तो कहने का मकसद है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज भी उस तरह से। एट द सेम टाइम अगर हम पोर्तुगल को देखें तो ये भी साउथर्न यूरोप में अंदर आता है, बड़े कंट्रीज के साथ बॉर्डर कर रहा है। अगर देखा जाए इसकी एक्सपोर्ट्स को तो ये भी तकरीबन टूरिज्म में भी आ रहा है, एग्रीकल्चर का कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोर ओवर देखा जाए तो इंजीनियरिंग का बड़ा पार्ट है।
इसके अंदर भी ऑटोमोबाइल्स की एक्सपोर्ट होती Exactly, है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें इसकी इकॉनमी को जो है ना बना रही है। अच्छा बॉस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा कि पुर्तगाल को जो है वो यहाँ पर गेटवे टू यूरोप भी कहा जाता है। हाँ वो जी। मतलब यानी किस बेस पे कहा जाता है, मतलब इस कंट्री का यार जो कुछ actually पार्ट है? इनकी जो इमिग्रेशन है वो बड़ी बड़ी अच्छी है। रहमदिल है ये कह रहे हैं। रहमदिल, हाँ, अच्छा। लास्ट वीडियो की तरह हमने रहमदिल वाला बिल्कुल। पार्ट ऐड किया तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। एग्जैक्टली। बट जो पोर्तुगल है इसमें इमिग्रेशन बड़ी इनकी फास्ट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। Exactly. इसके अंदर सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो इस तरफ ही जाते हैं, जाकर अपनी रेजिडेंस अप्लाई कर लेते हैं। अब थोड़ा सा थोड़ा उनके लिए strictness हुई मुश्किल है, होगी। बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर इन्होंने बंद कर देना इसको। बिल्कुल ये ऐसे। अगर आपकी अब ये भूल होगी एक तरह से Exactly. कि लोगों को लगेगा हम जाते Illegally जा illegally सकेंगे चले बस, जाएंगे। बिल्कुल। अभी हो रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स आई डोंट थिंक सो। ऑब्वियसली सी बात है कि वो इसको उन्होंने बंद भी कर उनकी देंगे। कंट्री की भी रेपुटेशन खराब होती है इस तरह से। रश बहुत हो गया है वहाँ पर। आपके जितने वहाँ के मकामी लोग हैं जो नेशनल्स हैं वो कम है, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसी है। तो बट अगेन हर कंट्री ने अपनी वो स्टेबिलिटी देखनी है, जाहिर है इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो रोक रहे हैं इस चीज को, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इससे, बल्कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनेगी जो बिल्कुल लोग ऐसी वहाँ पे है। लीगल जा Legal रहे जा हैं, रहे हैं, जो बिल्कुल स्टूडेंट जा रहे हैं उसके लिए आसानी हो जाएगी। जाहिर है उन्होंने जो अपनी इमिग्रेशन की जो उनकी जरूरत है वो तो पूरी करनी बिल्कुल ऐसे ही। अल्टीमेटली वहाँ पे जो भी उनको जो वर्क फोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, या जो भी उनको डिमांड है उस चीज़ की, तो वो तो उन्होंने पूरी करनी है। बट जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जिस तरह की अपनी फाइल लॉक करवा लेते हैं, उसका प्रोसेस आई थिंक इन द नेक्स्ट 4 to 5 years 3-5 years तक खत्म हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। गिने चुने लोगों को वो जो है ना अकोमोडेट करेंगे। खैर बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर, तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है यूनिवर्सिटी पोर्तो, आप कर सकते हैं, व्यूरो है और लिस्बन है। लिस्बन इसका एक्चुअल कैपिटल भी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एक्चुअली लिस्बन में रहते हैं। तो अच्छा है, कल्चरल वाइज बहुत अच्छा। पुर्तगाल के लोग बड़े फ्रेंडली है, स्पेन के भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कल्चरल वाइज अच्छा है। खाने पीने आपको बड़ा एक वैरायटी मिल जाती है खाने पीने के अंदर। आपको ये नहीं कि बिल्कुल एक तरह के फीके खाने आपको नहीं, इस वाइज थोड़ा सा अच्छा है। और वैसे ही टूरिज्म के लिए देखा जाए, पाकिस्तानी जो हमारे स्टूडेंट हैं टूरिज्म के बड़े शौकीन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मिस्टर तला हमारे साथ ही बड़े शौकीन है टूरिज्म के, बट जाना नहीं हो रहा कहीं पे भी, जाना नहीं हो पाता ऐसे ही है। लेकिन जो स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो घूमने फिरने की जगह ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही मतलब है। आपको मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, घूमना फिरना इजी हो जाएगा। वैसे ही आपके पास यूरोप आ जाता है सारा, फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ जिस तरह यूरोप के अंदर कंट्रीज है ना, डेनमार्क, नॉर्वे और आप समझ लें स्वीडन, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन रीजन वाले, बिल्कुल ऐसे इनके अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ट्रैवल करना ना वो बहुत एक समझ लेंगे खाली खाली, बिल्कुल। कोई ज्यादा चले घूमने फिरने अगर की मतलब जगह आप मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ नहीं भी ट्रैवल करते, इसके अलावा तो चले आपके पास यूरोप की ऑप्शन होती है ना कि आप बहुत सारी मतलब फेमस और बिगेस्ट कंट्रीज को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोबिलिटी वाइज जो है आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी है वहां पर बहुत सारी देख सकते हैं। यार एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि इस तरह की कंट्रीज को आप टारगेट करेंगे ना तो आपकी जो सोशल लाइफ है वो आसान हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। एग्जैक्टली, उसकी बिल्कुल जरूरत है कि वो लोगों से मिले, वो घुले मिले, वो बिल्कुल आगे ऐसे। पीछे जो है ना घूमे जाए, तो ये बेसिक जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। हम काफी जब स्टडी के हवाले से बात कर रहे होते हैं ना, तो ज्यादा पर्सपेक्टिव होता है जॉब स्टडी जॉब, बिल्कुल। मतलब उसके अलावा कोई और चीज नहीं होनी। ठीक है, उसकी वजह से बहुत से लोग गलती करते हैं, कोई ऐसा कंट्री चूज कर लेते हैं या कोई ऐसा कंट्री ना चूज करें, कोई ऐसी सिटी चूज कर लेते हैं जिसमें उनको उस तरह से एक्सप्लोरेशन नहीं मिल पाती और फिर वो बिल्कुल अपनी लाइफ उनकी ना काफी ब्लैंक हो जाती है। तो खैर हम थोड़े ऑफ द टॉपिक से बिल्कुल ऐसे। बट एनीवेज ये सब चीजें भी जरूरी हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और जो भी बंदा यूरोप जाता है उसका ये ड्रीम होता है कि वो पूरा यूरोप ट्रैवल करे और उसमें आपके लिए आसानी भी है। 28 कंट्रीज आपको मिल जाती हैं, आप ट्रैवल करें, आप घूमें फिरें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इससे बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, टॉप यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी, अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, फीस बड़ी मुनासिब है। यहाँ पे आपको 1000 यूरोस के करीब जो है ना बैचलर्स के कोर्सेज मिल जाते हैं। अच्छा, स्पेन में भी आपको जो है वो मतलब यानी काफी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। उसमें फीस भी कम है, आई थिंक स्पेन में जो मिनिमम फीस है ना वो कम है। बिल्कुल, यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें मतलब यानी जो ट्यूशन फीस है वो रेंज करती है 700 यूरो से लेके 4500 यूरो पर ईयर तक की। ये मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। बट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, उनमें आपकी फीस जो है वो तकरीबन 10,000 यूरो इवन के 15,000 यूरो पर ईयर तक भी जा सकती है। वो आपकी हर जगह जाती है, डिपेंड करता है आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पे। किसी भी कंट्री की प्राइवेट यूनिवर्सिटी उठा लेंगे और कोई अच्छा कोर्स उठा लेंगे, बहुत महंगी, बिल्कुल फ्रांस बहुत महंगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, महंगी यूनिवर्सिटीज हैं। आप चले जाएं इटली के अंदर जो फैशन के कोर्सेज हैं बिल्कुल उसमें चले जाएं, बहुत महंगे कोर्सेज हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं भी चले जाएं महंगी है। बिल्कुल और ऐसे ही। अगेन कोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है कि कर रहा होता स्टूडेंट है, का क्या बिल्कुल कोर्स है, क्या उसकी समझ लें करियर Requirements एस्पेक्ट्स है, बिल्कुल है। ऐसे। एमबीए अगर आप करना चाहें किसी भी कंट्री के अंदर, एमबीए सस्ता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। लिथुआनिया जैसे कंट्री, उसके अंदर भी हालांकि वो बड़ा एक छोटा सा कंट्री है, बहुत ज्यादा लोग जाते नहीं जाते। 14,000 यूरोस का सिर्फ एमबीए उसका वाली का।
तो इस तरह तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई लिमिट नहीं होती। नहीं हम होती, हम बिल्कुल एक्चुअली ऐसे। बात कर रहे होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से। Exactly. अगर आपको कहीं फीस नजर आ रही 4,000 यूरो 5,000 यूरोज और आप फिर बाद में हमें कहें कि जी आपने बताया था कि 1,000 इतनी यूरोज के फीस है, करीब करीब हाँ। होगी, तो हम एक्चुअली आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं और एक एवरेज बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आप जिस कोर्स में जा रहे हैं हो सकता है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर भी 3-4,000 यूरोज बिल्कुल की ऐसे हो, ही है। तो वो आपके केस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन भी इस तरह के कर रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा उनकी केस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, बिल्कुल तो फिर हम उसको कोई सूटेबल आंसर नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। अगेन आपको ट्यूशन फीस का बता दिया। स्पेन के अंदर फीस थोड़ी सी आई थिंक मुनासिब है, बिल्कुल। बट ये दोनों ही मुनासिब है। तकरीबन 1,000 अगर आप almost। सोचे आपकी 1,000 से 1,500 यूरो फीस है और खैर आगे बात करेंगे इसको कवर कैसे करना है। आप इजीली कवर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे स्पेन ही में है। भी कर सकते हैं, पोर्तुगल में पोर्तुगल भी में कर भी कर सकते हैं। बट पोर्तुगल का मुझे जो अच्छा लगता है वो ये कि आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या स्पेन में इस तरह है? स्पेन में बस ये है कि मतलब थोड़ा सा बैचलर्स के मतलब कोर्सेज में जो है ना वो जरा थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आ जाता अच्छा, है, language क्योंकि जैसा कि यहाँ की हालांकि पुर्तगाल की भी जो है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है, पुर्तगीज है। बट स्पेन में जो है वो इनकी जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इसमें जो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे बैचलर्स में, बट मास्टर्स में और पीएचडी कोर्सेज में जो है ना वो मतलब लिमिटेशंस नहीं है, उनमें आपको वैरायटी ऑफ इंग्लिश और प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। सही कह रहे हैं। इसमें है मतलब पोर्तुगल के अंदर भी थोड़ा सा है, लेकिन पोर्तुगल के अंदर वैरायटी थोड़ी मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको और थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 100 में से 30 कोर्सेज आपको मिलेंगे स्पेन के अंदर, इस तरफ जो पोर्तुगल है उसके अंदर 50 या 55-60 इतने कोर्सेज मिल जाएंगे। रेशियो बताने का मकसद है। रेशियो के हवाले से अगर हम मतलब कोर्सेज की बात करें तो अब वैसे अगर आपको स्पेनिश और इंग्लिश में देखे जाए तो 500 प्लस प्रोग्राम्स मिलते हैं स्पेन में, बट जो स्पेसिफिकली इंग्लिश और प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पर 80 प्लस मिलते हैं इन बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी। बिल्कुल वही कि आपकी लिमिटेशन आ जाती है कोर्सेज की। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो एक्चुअल लिमिटेशन पूछना चाह रहा था वो जॉब के हवाले से था कि पार्ट टाइम जॉब के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट को इन टर्म्स ऑफ आवर्स वीकली? नहीं, जॉब के हवाले से अगर मैं देखूंगा ना तो शायद मैं स्पेन को यहाँ पर विन होता हुआ देखूंगा। क्यों? इस वजह से कि देखिए स्पेन में जो है ना वो आपको 30 आवर्स पर वीक जॉब करना अलाउ होता है। अच्छा। बाकी फर्दर दूसरी कंट्रीज में जो अगर I मैं think आपको बताता हूँ पोर्तुगल के अंदर आपकी रिस्ट्रिक्शन ही कोई नहीं है, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। बट ये आप टाइम पीरियड की बात करें कि मतलब पार्ट टाइम और फुल टाइम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब ये होता है कि ज्यादातर उनकी मतलब जो कह लेंगे ध्यान होता है वो पार्ट टाइम जॉब्स पे ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने स्टडीज भी करनी होती नहीं, मैं आपको है। पार्ट टाइम Even जॉब के हवाले से बता रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब के अंदर भी पोर्तुगल की जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू स्पेन। स्पेन। ठीक है, पोर्तुगल के अंदर आप ज्यादा काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू स्पेन। और सबसे अच्छी बात है कि पोर्तुगल के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट को टैक्स देना नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन बट जब आप ये देखें ना कि जब वहाँ पे स्टूडेंट स्टडीज कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग स्टडीज जो है वो वहाँ पर कैसे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं? ड्यूरिंग स्टडीज वो नहीं कर सकते फुल टाइम जॉब, लेकिन वहाँ की स्टडीज का जो एक आप समझ लें फॉर्मेट है ना वो इतना आसान है कि आपने अपनी स्टडीज खुद चूज करनी है। मैंने ये कोर्स पढ़ना है, बिल्कुल। मैंने दिन के टाइम ये करना है, शाम के टाइम ये कोर्स करना है, बिल्कुल। तो इस तरह वो मैनेज करके मतलब manage कर सकते हैं वो निकाल short term, सकते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज में आई थिंक पोर्तुगल के अंदर थोड़ी सी आसानी है, बट अगेन फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात भी आ जाती है कि स्पेन एक बड़ा उससे बड़ा कंट्री है थोड़ा सा। बट रिस्ट्रिक्शंस तो आपको स्पेन में भी नहीं मिलती है, बट अच्छा। आप स्पेन में ये देखें कि आपको मतलब जो वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको 30 आवर्स जो हैं वो वर्किंग आवर मिल रहे हैं। अब मतलब पर आवर के हिसाब से अगर मैं वेज की बात करूँ तो यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट अर्निंग कर लेते हैं मतलब 8 यूरो से लेकर 10 यूरो पर आवर के हिसाब से वो अर्न ईजिली कर लेते हैं, जिसकी अगर आप रफली सी जो मतलब यानी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन 1500 यूरो से लेके 2500 यूरो पर मंथ तक की अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं स्किल पर्सन्स की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सी बात है जब आप टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के पास कितने स्किल्स हैं, कितना एक्सपीरियंस है। पार्ट टाइम ये के तो हवाले से देखें ना, बिल्कुल part time ऐसे के ही हवाले है। से कितने आप बना सकते बिल्कुल हैं, ऐसे वो देखें। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट करने के फौरन बाद जो है वो बैचलर्स अपना अब्रॉड से करना चाहते हैं। तो आपको पता है इंटरमीडिएट के बाद बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं, यंग जनरेशन हमारी यूथ होती है तो उनका काम की तरफ ध्यान नहीं होता, वो कहते हैं जी कोई एक्सपीरियंस नहीं गेन करना, बट ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स करते भी हैं। तो ये हाँ, आगे ये डिपेंड करता है कि बड़ी अच्छी आपने बात की, वैसे बड़े मजे की आपने बात इसमें उठाई कि जो बैचलर्स के स्टूडेंट है उनका ज्यादा ध्यान उस तरह से नहीं होता काम बिल्कुल। करने का, बट मास्टर्स में क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल। जिम्मेदारी आ जाती है, बिल्कुल स्टूडेंट ऐसे। की एक एज भी उस टाइम हो बिल्कुल जाती है और वो ज्यादा सीरियस हो जाता है। बिल्कुल। तो ये पॉइंट है, बट आई थिंक दोनों के अंदर इसमें भी ऐसी है सिर्फ पोर्तुगल के अंदर भी आपको 8 to 10, ठीक है 12 इन केस अगर आप कोई स्किलफुल जॉब करेंगे तो फिर आप 8, 10, 12 इस तरह जा सकते हैं। पर रफली ऊपर नीचे करीब करीब ये दोनों में आप तकरीबन एक जैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात है कि आपको स्टडीज के दौरान पेड इंटर्नशिप भी मिल सकती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके कितने अच्छे लिंक्स हैं। तो यूरोप के अंदर तो ये सर बड़ा फायदा है बिल्कुल ऐसे ही कि है। आपकी यूनिवर्सिटी के लिंक्स होते हैं पूरे यूरोप के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस हिसाब से फिर आपको जो है ना पार्ट टाइम जॉब्स
इसके अलावा इंटर्नशिप जो पेड इंटर्नशिप होती है स्पेसिफिकली उसकी आसानी है। अच्छा, यूरोप में मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उनकी डिफरेंट कंट्रीज की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके साथ एक्रेडिटेशन होती है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई आप डिफरेंट कंट्रीज में चले जाएं, आप जहां मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो उसमें एरास्मस स्कॉलरशिप भी आती है, जिस पे आप दूसरी मतलब यानी कंट्री में जाके कर सकते हैं। बट आप ये देखें कि इन केस अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में जिसमें पढ़े हैं, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ वो देखेंगे जिसका वो दूसरी कंट्री में लिंक्ड है, आप उसकी बेस पे चल जाएं। इन केस अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो बिल्कुल, हाँ इसमें आप कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। इनफैक्ट ये तो आप फिर शेंजन कंट्रीज की बात करें, टर्की को अगर देख लें आप, उसमें भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल। एरास्मस के अलावा भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट ही जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। फिर बड़ा फायदा रहता है। खैर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी स्कॉलरशिप का। चलिए बिल्कुल। स्कॉलरशिप की बात करें। बिल्कुल ऐसे ही। स्कॉलरशिप का हमें थोड़ा सा बताएं कि स्पेन में स्कॉलरशिप की क्या पॉसिबिलिटी है और फिर पोर्तुगल की में। स्पेन में आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है ना वो एडमिशन मिल जाता है। यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपका यहाँ पे स्टडी गैप जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपकी स्टडीज में जो है वो 5 से लेकर 10 ईयर्स तक का भी गैप है ना, तो वो भी यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा। उसके अलावा यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यहाँ की 80% यूनिवर्सिटीज जो है वो आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं। इनकेस डिपेंड करता है आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम पे कि कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड कर भी सकती हैं, जो कि मतलब ये कह लें कि मिनिमम बैंड्स के साथ ही 5.5 बैंड्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। इसके अलावा आप देखें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स की मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पर जो है वो फर्स्टली स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा एज यूजुअल हर तरह की यूरोपियन कंट्री की तरह यहाँ पर भी जो है वो यही तरीका कार है कि आपको यहाँ की स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी उनकी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनकी तरफ से आपको ग्रांट्स जो है वो दी जाती हैं। मतलब उसमें आपको ये बेनिफिट हो सकता है, आपकी ट्यूशन फीस जो है वो फुली और पार्शली वेव्ड ऑफ हो सकती है, क्योंकि स्कॉलरशिप में भी ये कैटेगरीज आती है ना, कुछ ऐसी होती है जो नीड बेस होती है, कुछ मेरिट बेस होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी मतलब कौन सी स्कॉलरशिप, किस टाइप की स्कॉलरशिप को आप विन करते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल 100% है। बिल्कुल एट द सेम टाइम अगर पोर्तुगल में देखें, इसमें भी पॉसिबिलिटी है आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छी बात ये कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की तरफ भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इटली की तरह नहीं एग्जैक्टली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती, बट ये कि कुछ डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं जो कि आपको आपकी फाइनेंशियल मीन्स के हवाले से देख के ना, बिल्कुल तो या कंट्री के ओरिजिन जो भी आपका होता है उसके हवाले से देख के तो कुछ हद तक ही आपको ग्रांट्स दे देते हैं, या कुछ आप समझ लें कि फीस के अंदर थोड़ी डिडक्शन करके आपको दे देते हैं। समझिए। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। इनकी पोर्तुगाल की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, वो अच्छी है, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप आती है। बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी की मेरिट भी स्कॉलरशिप को टारगेट कर सकते हैं। अगेन आपकी फीस पहले ही मुनासिब है। एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड ऑन कराना चाहता हूँ, जो पोर्तुगल के अंदर एक और बेनिफिट है वो है इंस्टॉलमेंट का। आई थिंक स्पेन के अंदर उस तरह से नहीं है। नहीं, वो उस तरह से नहीं है। आप पोर्तुगल के अंदर आपकी 1000 यूरो, 1500 यूरो, 2000 यूरो फीस अगर है, आप उसकी तकरीबन 9 से 10 इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। अच्छा। एक इंस्टॉलमेंट देंगे, आप वीज़ा लें, चले जाओ, और बाकी आप इजी होकर पे करते रहे। जबरदस्त। इस चीज़ की सख्ती नहीं है, तो इस चीज़ में आई थिंक पोर्तुगल विन कर रहा है। बट मतलब स्पेन की अगर मैं बात करूं, स्पेन में खैर ऐसा तो नहीं है जिस तरह पोर्टुगल में है, मतलब कि आप इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। बट ये होता है कि वहाँ पे जब आप मतलब स्पेन का अगर एडमिशन विन कर लेते हैं, आप वीज़ा फाइल करने के लिए जाते हैं, देन आपको जो है ना वो मतलब आपकी जो ट्यूशन फीस होती है ना, ये कह लें कि उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट है। आपने 30 यूरो जो है ना अपनी फीस का वो एडवांस में पे करना होता है, अपनी सीट को जो है ना वो रिजर्व रखने के लिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं फिर उनका माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाता है, वैसे ही एप्लीकेशन बिल्कुल की तरह होता होगा। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ जो है ना वो मतलब ये रिक्वायरमेंट किया। बट इस हवाले से तो मैं खुद भी कहूंगा कि पोर्तुगल जो है वो विन करता है। मैं आज पोर्तुगल को जिता के रहूंगा। बिल्कुल कोशिश है कि पोर्तुगल जीत जाए। खैर एनीवेज, इसके हवाले से देखें, फीस तकरीबन मुझे लगता है Almost कि same करीब है। स्पेन में फीस थोड़ी सी कम है, बट वो आपने एक साथ ही देनी है। पोर्तुगल में फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, आपको फायदा हो जाए। स्कॉलरशिप दोनों में अवेलेबल है। पोर्तुगल के अंदर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का थोड़ा सिस्टम है, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले। अच्छा सर, मेरा यहाँ पर एक आपसे ये भी क्वेश्चन है कि देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि मतलब लैंग्वेज बैरियर आता है जिस तरह स्पेन में, अब वहाँ पे उनकी भी जो है वो मतलब लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज, तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का जो है वो मतलब यानी कहाँ तक रेंज करते हैं कोर्सेज के हवाले से? यार कोर्सेज अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि पोर्तुगल के अंदर एज कम्पेयर टू स्पेन थोड़े से ज्यादा कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, आपको मिल जाते हैं इतना ज्यादा, जिस तरह स्पेन के अंदर है ना कि मुश्किल है। यहाँ पे बैचलर्स के लिए जो है वो काफी सेम इसमें भी ऐसे कि बैचलर्स के लिए थोड़े मुश्किल है, मास्टर्स में थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने खैर इस बारे में मेरी अपनी भी जो है वो पर्सनल रिसर्च थी। मैंने खुद भी मतलब इसके अलावा भी जो है मतलब सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है पोर्तुगल पे, तो मैंने वहाँ पर ये देखा था कि ये कंट्री की कोशिश होती है ज़्यादातर ये अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है ना वो प्रमोट करें स्टडी वाइज। सारी यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज है ना, वो सब इनकी ये कोशिश होती है, बस ये पाकिस्तान को थोड़ी सी बददुआ है। बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो भी कंट्रीज हैं, उनकी कोशिश ये होती है
कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, बिल्कुल। ना कि हमारी तरह कि हम इंग्लिश को जो है ना प्रमोट करें और अपनी बिल्कुल ही भूल जाएं। बिल्कुल ही भूल जाएं। अभी तो बिल्कुल ही भूल गए लोग, बिल्कुल ऐसे। जो है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे भी कई दफा बिल्कुल जो है ऐसे। ना मुश्किल लगता है लिखना, और जो है कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। लेकिन द पॉइंट इज कि दोनों में अपॉसिबिलिटीज अच्छी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कॉस्ट ऑफ लिविंग की। कॉस्ट ऑफ लिविंग का हमें बताएं कि स्पेन में क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अच्छा, स्पेन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है ना वो बहुत ही मतलब इन शॉर्टली ये कह लें कि स्पेन जो है ना वो एक बजट फ्रेंडली कंट्री है एज वेल एज स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री ठीक है। है। आप यहाँ पर जो है ना वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर जो है वो 600 यूरो से लेके 800 यूरो पर मंथ तक की जो है ना आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग रेंज करती ठीक है, है। जिसमें आपका रेंट, आपकी फूड, आपकी यूटिलिटीज और आपकी ग्रोसरी जो है वो शामिल है। बट ये एक ऑन एन एवरेज स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ कि 600 से लेके 700 800 तक ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि टोटली ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की स्पेंडिंग हैबिट्स पे और उनके लाइफस्टाइल किस पे, रीजन वो में किस रह रहे टाइप के हैं, मतलब यानी वो भी सिटी में depend रह रहे करता है हैं। ना कि आप किस रीजन में रह रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, कौन सी सिटी में है। अगर सिटी सेंटर में होंगे तो ऑब्वियसली आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जाएगा। ठीक है, आप स्पेंडिंग हैबिट पे डिपेंड कर रहा होता है। बट आई थिंक पोर्चुगल के अंदर थोड़ा सा गुजारा आपका इसमें हो सकता है, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको मिल जाती है, बिल्कुल। और दूसरा ये कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी कंपेरेटिवली जो है ना अगर देखें तो कम है। ठीक है। ठीक है, आप 400 350 400 450 इसके अंदर जो है ना मैनेज कर Easily सकते manage हैं। हो 4 to 600 का आप रफली लगा लें। अच्छा, ये भी सर हम जो बताते हैं ये तो खैर एक ऑन एन एवरेज बताते हैं। अच्छा, मैंने इस चीज के भी कई ऊपर लोग जो होते है हैं इससे कम में भी मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इटली के अंदर आप 300 250 यूरो 300 350 इसके दरमियान इजीली लोग निकल। मैं यही बात करने लगा ना कि देखे ना, अब मेन जो हमारा एक्सपेंस आता है वो आता है मतलब फूड का। अब देखें, जाहिर सी बात है जब रेंट का, आप food रेंट का और फूड का, अगर आप वहां पर शेयरिंग पे रह रहे हैं, आपका रेंट का जो है वो भी जरा थोड़ा बजट कम आ जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, आपका कम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसी तरह फूड की अगर मैं बात करूं, अगर आपको खुद कुकिंग आती है, आप खुद कुकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपका फूड की तरफ से भी खर्चा बच जाएगा। ऐसे ऐसे सही कह रहे हैं आप। तो आई थिंक दोनों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, बट पोर्टुगल की थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ लिविंग मुनासिब है, थोड़ी है, सी, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 100 150 200 का फर्क आ जाता है। तो वो अगेन थोड़ा सा रीजन का भी डिफरेंस है बिल्कुल। कि अगर आप डिफरेंट रीजन में जाते हैं तो फिर खैर ये भी पॉइंट हमारे कवर हो गया जी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट अब आता है प्रोसेस का। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमें जी बताएं कि स्पेन का प्रोसेस किस तरह। अच्छा, स्पेन का जो सबसे प्रोसेस पहले है, एडमिशन का प्रोसेस आप जी बिल्कुल, एडमिशन के प्रोसेस के हवाले से मैं बात करूंगा, बट सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की तरफ। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर पहले ये प्रोसेस चलता था कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो फिजिकली भेजना होता था वहां पर स्पेन में, वेरीफाइड करवाने के लिए, लीगलाइज करवाने के लिए। बट अब उन्होंने वो प्रोसेस खत्म कर दिया। अब आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो अपनी लोकल अथॉरिटी जो मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाली, वहां से जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो अपोस्टाइल करवाना होता है। अपोस्टाइल करवाने के बाद जो है आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। एडमिशन के लिए अगर आप बगैर अपोस्टाइल के जो है वो अप्लाई करेंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने अपना जरा थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करवाया। बट यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको जो होता है ना वो डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बट एट द टाइम ऑफ वीजा आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स को स्पेनिश लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट भी करवाना होता है। ये प्रोसेस होता है। आपने ऑनलाइन जो है मतलब जिस किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी में आप करना चाह रहे हैं अप्लाई, आप उस यूनिवर्सिटी को जाकर गूगल पर सर्च करें, उनके ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल पर चले जाएं। अच्छा, मतलब इनके कोई सेम ऑनलाइन कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है। आपने सिंपली यूनिवर्सिटी का जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना स्पेसिफिक, आप उसको सर्च करें, वहां जाके अपना लॉगिन करें, अपना साइन अप करने के बाद आप सिंपली जाके अपने सिलेक्टेड कोर्स को चेक करें। बट मैं यहाँ पे फिर दोबारा स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि एक दफा स्टूडेंट्स जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स को जरूर चेक किया करें। क्यों? क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट्स के लिए मसला बनता है कि यार यहाँ पे तो आपने कहा था कि यहाँ तो आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे अब हमें आइल्स की भी वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। चीज में आइल्स की रिक्वायरमेंट आपने मेंशन की, तो मैं पोर्तुगल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर बात करूंगा। मैंने आई थिंक ये पॉइंट नहीं ऐड किया था। पोर्तुगल के अंदर आपको 55-60% मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, कुछ केसेस में 50% भी मिल जाता है। बट जो आइल्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, जो मैंने पर्सनली रिसर्च की है उसके वजह से मैंने ये देखा है कि कुछ जगहों पे आइल्स वो मांगते हैं। ठीक है, आइल्स नहीं तो पीटी नहीं तो बिलिंगो, मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना तो आइल्स की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट नजर आ जाती है, थोड़ी बहुत नजर आ जाती है। लेकिन ये इस पॉइंट पे सर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस हवाले से यहाँ पे स्पेन जो है वो विन करता है, क्योंकि देखिए यहाँ की ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि 80% यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पे आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं। सर अभी मैं एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिससे आप कहेंगे कि ठीक है सर,
पोर्तुगल जी ठीक हो गया। अभी आप बताएं पहले हमें प्रोसेस कंप्लीट करें। नहीं, आप प्रोसेस खैर ओवरऑल यही था कि आपने ऑनलाइन जो है ना, इनटेक्स इसकी क्या मिला? अच्छा इसमें यहाँ पर जो है ना आपको साल के 2 इनटेक मिलते हैं। एक आपको मिलता है पब्लिक यहाँ पर, यूनिवर्सिटी के अंदर भी 2 मिल जाते हैं। बिल्कुल पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी, बट इनका जो मेजर इनटेक होता है ना वो सितंबर का होता है। मेजर ठीक है, सितंबर। सितंबर के लिए जो है ना वो आपके मतलब स्टार्टिंग जो होती है, मतलब जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपने मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होके वो आई थिंक सो जुलाई के एंड तक जो है ना वो ओपन रहता है, जून जुलाई के एंड तक। तो अब वो उनका मेजर इनटेक होता है, उसमें यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ जो है ना वो प्रोग्राम्स में मिलते हैं। जो इनका ये फरवरी का जो इनटेक है ना, ये मतलब एक स्पेसिफिक सा इनटेक है, इसमें ना ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और आपको वो वैरायटी भी नहीं मिलती। कुछ कोर्सेज जो है वो ओपन होते हैं। हालांकि उसकी जो फरवरी का इनटेक है उसकी इस वक्त जो है वो मतलब ओपन है एडमिशंस, वो मतलब 1 अक्टूबर से लेके आई थिंक 29 नवंबर तक जो है ना वो एडमिशंस ओपन है। बट स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो सितंबर इनटेक के लिए, क्योंकि उसमें वैरायटी मिलती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, पोर्तुगल का जो मैं अभी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने लगा हूँ। पोर्तुगल के अंदर आपके 3 राउंड्स होते हैं। एक राउंड में अगर आप रिजेक्ट हो गए, आप उसी सेम यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, ठीक है। उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रखी होती है कि हमने इतने स्टूडेंट्स पहले राउंड में लेने हैं, फिर सेकंड राउंड, फिर 3 राउंड्स के अंदर आप रिजेक्ट होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आसानी आ जाती है। बिल्कुल, बट आप ये देखें ना कि वहां पर आप 3 राउंड लेने के बाद मतलब कर सकते हैं, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप आपको 3 राउंड मतलब रिजेक्ट ही करती रहेगी ऑब्वियसली, अगर आपका कोर्स ही नहीं तो फिर आप रिजेक्टेड ही हैं। लेकिन ये कि अगर आप एक उनका स्टेज क्लियर नहीं कर पाते, सेकंड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें चांस होते हैं कि आपको मिल जाए। तो आई थिंक ये ज्यादा इजी है। दूसरी बात रही इसकी प्रोसेस की, इसका प्रोसेस भी तकरीबन ऐसे ही है। पहले आपको डॉक्यूमेंट्स करवाने पड़ते थे अपने जो लीगलाइज वगैरह, बट अब नहीं कराने, आपने सिर्फ मुफ्त से इसको अपोस्टल करवा के तो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लें। पहला गोल ही आपका ये कि अपने डॉक्यूमेंट सारे टेस्ट करवाने, HEC से, IBC से, उसके बाद अपने बोर्ड वगैरह से करवा के और मुफ्त से करवा लें इसको अपोस्टाइल, और मुफ्त से इसकी जो टेस्टेशन होती है वो भी करवा लें, स्टिकर वगैरह लगता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हमने एक्चुअली एक डिटेल वीडियो बनाई, वो जरूर जाकर चेकआउट कर लें डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशन के ऊपर। उससे भी आपको काफ़ी इजीली पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है। हालांकि ये प्रोसेस जो है आई थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा इजी है कि देखें ना, आप अपनी होम कंट्री में रहते हुए अपनी लोकल अथॉरिटी से जो है वो करवा सकते हैं। इवन तो कि आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर भेजें, वहाँ से वेरीफाइड हो, लीगलाइज हो, कितना टाइम लगे कितना टाइम ना लगे कुछ पता नहीं चलता। ये बल्कि ज़्यादा प्रोसेस मेरे हिसाब से आसान हो चुका है। ऐसी तो ये चीज़ एक दफ़ा फिर भी आपने एम्बेसी से जो है उनको ईमेल करके पूछ लेनी है, कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो नहीं एक्सेप्ट करते। तो वो एक दफ़ा आपने, क्योंकि पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें थोड़ा बहुत डाउट, कई जगहों पे ऐसा आता है कि डाउट रहता है। नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो जाता है कहीं ना कहीं पे ऐसा इंसान डाउट में आ जाता है। बट ये कह लें कि स्पेन की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वहां पर उन्होंने ये प्रोसेस किया इसलिए बाकायदा आपको मोफा की तरफ से एक स्टैंप लगाई जाती है, आपके वो स्टैंप लगी होगी तो ही आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे अपोस्टाइल की यूज होती है। बिल्कुल। हाँ, तो वो अपोस्टाइल आपने इसके लिए भी करवा लेना और फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। इसका साल का एक इनटेक होता है, मेन इनटेक होता है, उसके अंदर आपको मल्टीपल जिस तरह कॉल्स कह लें या उनका सेव बुक कह लें, सेशन कह लें, एक तरह से आपको मिल जाता है। तो वो आसानी है राउंड्स की। इसके जो एडमिशंस ओपन होते हैं वो जनवरी में एक्चुअली प्रॉपर्ली ओपन हो जाते हैं। पोर्तुगल के जनवरी के अंदर आपके तकरीबन एडमिशंस खुलना शुरू हो जाते हैं और मार्च तक भी जाकर जो है ना खुलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी कौन सी किस तरह पार्टिसिपेट कर रही है। सर मैंने तो यहाँ पे ये भी सुना कि मतलब पुर्तगाल की जो मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो तो तकरीबन सारा साल ही खुली रहती हैं। प्राइवेट आप देखेंगे ऐसे ही सारे साल खुली, किसी भी कंट्री के अंदर उसने 2 इनटेक आपको देना है प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने, तो वो पूरा साल ही एक तरह से खुली हुई है। तो ये चीज़ जो है तकरीबन इसमें आई थिंक कोई भी नहीं जीता, दोनों का प्रोसेस सेम है। ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे एप्लीकेशन फीस है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। अच्छा, स्पेन की अगर मैं मतलब वीज़ा प्रोसेस की बात करूँ ना, तो स्पेन का जो वीज़ा प्रोसेस था पहले जो था ना वो काफ़ी आसान था, बट अब उन्होंने थोड़ी सी ज़रा चेंजिंग की है, रश हो गया, इस वजह से उन्होंने ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग की है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे लोगों का जो है वो ध्यान जो है वो इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इन कंट्रीज की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान बढ़ गया है। आप देखिए ना, यूके मुश्किल हो गया था, इस वजह से फिर सब यूरोप आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, फीस फिर इतनी ज़्यादा है, कोई अफोर्ड करे कोई ना करे। कनाडा ने भी अपनी जीएसटी की अमाउंट डबल कर दी और सारा प्रोसेस उसने और मुश्किल कर दिया। तो इस वजह से जो हाई एंड कंट्रीज है ना उसमें हर बंदा नहीं ट्राई कर सकता। ठीक है, तो उस वजह से अब इन कंट्रीज की तरफ रश जो है ना बढ़ गया, तो अच्छी बात है। तो हमारी तो कोशिश है कि जहाँ भी स्टूडेंट को उसका अल्टरनेट मिले। हम तो अपने चैनल पे ऐसी ऐसी कंट्रीज डिस्कस करते हैं जिसका किसी को पता ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, लाटविया, लिथुआनिया, सर्बिया जो है, बेलारूस हो गया, इस तरह के बोस्निया,
बहुत सारी कंट्रीज हम कवर करते हैं कि चलो जहाँ पे भी स्टूडेंट को लगे कि यार मैं यहाँ जा सकता हूँ, मेरी यहाँ प्रोफाइल मैच करी या मेरे एक्सपेंसेस यहाँ मैच चलिए कम से कम उनका स्टडी अब्रॉड करने का ड्रीम तो कम से कम पूरा होगा ना यूरोप में। गोल ही पाकिस्तान से निकलना पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप पहला स्टेप लेंगे उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कोई छोटा कंट्री आप कर लें जहाँ से आपको वीजा मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ नो आप चले जाए, उसके बाद देख लें आप किसी और बड़ी कंट्री मूव कर लें। तो ये सब अब सॉरी एक चीज मैं भूल गया था, वो चीज ऐड करना चाहूंगा बिफोर गोइंग टू द वीजा प्रोसेस। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि स्टडी के बाद क्या बेनिफिट। अच्छा, स्टडी के बाद आपके पास यहाँ पर यही बेनिफिट है। देखिए मैंने आपको बताया कि यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का कंट्री है, और एज यूजुअल आपको वही जिस तरह हम पहले भी मतलब अपनी वीडियोस में बात करते हैं कि यूरोप की शेंजन जोन की कंट्री का आपको वीजा मिल गया, इट्स मीन आपके लिए समझ लें पूरी दुनिया खुली है। आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन कि आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं और एडजस्ट भी हो सकते हैं। वही मैं कहने का जो मेरा मकसद ये था, क्वेश्चन ये कि सेटलमेंट की क्या ऑप्शन है स्टडीज के बाद। सेटलमेंट की आपके पास वहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है। आप जाकर मतलब आप बिजनेस भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने स्टडीज कर लिया है, आपके पास बैकएंड पे आपके पास इतनी अच्छी सेविंग्स हो गई नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपको मल्टीनेशनल कंपनीज पूरी दुनिया में मिल जाती हैं। आप किसी में भी जाके अच्छे सेक्टर्स में जाके जॉब कर सकते हैं, मतलब अपना फ्यूचर जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं, अच्छी ग्रो मतलब आप अपनी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें स्टडी के बाद कितने आपको पीएसडब्ल्यू कितने टाइम का मिलता है, दूसरा जो पीआर की पॉसिबिलिटी है वो कितने टाइम बाद है, और क्या उसके अंदर स्टडी की ईयर्स काउंट होते हैं। अच्छा, पीएसडब्ल्यू के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आफ्टर स्टडीज आपको यहाँ पर 1 साल का जो है ना वो पीएसडब्ल्यू दिया जाता है, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कहते हैं। कि मतलब आप उस मतलब टाइम ड्यूरेशन के अंदर 1 साल के अंदर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ स्पेन में रहते हुए फाइंड करें, आप दूसरी कंट्रीज में चले जाएं, वहां जाके फाइंड करें। अगर आपको वहां पर मिल जाए आप वहां पर भी इजीली जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीआर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्पेन एक ऐसी कंट्री है जो आपको आफ्टर 2 ईयर्स मींस कि आपने लीगली यहाँ पे 2 साल रहना है, 2 साल के बाद जो है वो आप यहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टडीज के बाद या स्टडीज के ईयर्स काउंट नहीं, स्टडी ईयर्स काउंट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि काउंट होंगे तो फिर किस तरह बनेगा 2 साल वाला। स्टडी ईयर्स में आपको बताता हूँ इस तरह काउंट होंगे कि देखें अगर आप मतलब यानी यहाँ पर जो है मास्टर्स कर रहे हैं, देखें यहाँ पर मास्टर्स जो है वो 1 से 2 साल का काउंट होता है। ठीक है, बैचलर्स के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो उसके लिए तो आप समझ लें कि 5 साल आप यहाँ पर स्टे करेंगे, देन जाकर जो है वो आप पीआर और सिटीजनशिप का जो है वो सोच सकते हैं। बट अगर आप मास्टर्स की हायर डिग्रीज करने आए हैं या पीएचडी के लिए करने आए तो आप 2 साल के बाद जो है ना वो मतलब यहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो आप यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टोटल अगर आप देखा जाए तो 7 ईयर्स बनते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे 7 to 10 बनते हैं। बिल्कुल, वो भी अगर आप बैचलर्स में तो 10 बनते हैं, 7 इस तरह की अगर आपको जॉब अच्छी मिल जाती है, रिक्वायरमेंट मीट करें आप, बिल्कुल, तो फिर आप 7 ईयर्स के लिए इवन कि आप फिर अगर आप मतलब यानी इस मतलब कैटेगरी की तरफ जाते हैं कि पीआर लेना चाहते हैं या सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपको इस कंट्री की जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ते हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ता है यहाँ पर, तो फिर जाके जो है वो आप मतलब इसके लिए एलिजिबल है। इसमें जो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन सबसे ज्यादा फास्ट है, पूरी दुनिया पुर्तगाल आती है, ऐसे ही है। तो इस केस में पुर्तगाल जीतता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर आपके स्टडीज काउंट होते हैं और आपको 3 to 5 ईयर्स के अंदर सिटीजनशिप भी मिल सकती है। 3 ईयर्स के अंदर पीआर भी मिल सकती है और 5 इयर्स के अंदर आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। इसलिए तो लोग पूरी दुनिया से, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए तो सर इतने लोग इलीगल जाते हैं। नहीं सर, खैर मेरी पुर्तगाल के हवाले से जो है वो अपनी भी रिसर्च थी, तो मैंने इस हवाले से मतलब ओवरऑल इसका जो वो बेसिक कह लें कि मतलब ओवरव्यू देखा था ना, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ की इमिग्रेशन बहुत ही फ्रेंडली है। इसको इवन कि इस कंट्री को लैंड ऑफ इमिग्रेशन भी कहा जाता है। ऐसे वो यही रीजन है कि इसमें सारे रूल्स है, बट क्योंकि बहुत देर तक अभी रहने वाले नहीं, तो आपके पास सबसे अच्छा जो टाइम है वो यही रह गया। ठीक है, इन दिस और नेक्स्ट ईयर आप कोशिश करें पोर्तुगल मूव हो जाए, स्पेन हो जाए, किसी भी यूरोपियन कंट्री चले जाए, उसके बाद जिस भी कंट्री में आपको सूटेबल लगे कि मैं इसमें पीआर के लिए ट्राई कर सकता हूँ, मैं जॉब के लिए कर सकता हूँ, तो फिर आप वहाँ जाके कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक इस पॉइंट पे भी पोर्तुगल बिल्कुल ऐसे ही है, पोर्तुगल जीतता है। बट खैर अब हम मूव करते हैं अपने मतलब वीजा प्रोसेस के पॉइंट पे। अच्छा, वीजा प्रोसेस के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि देखें मतलब अब मैं एक सेकंड व्यूअर्स को दोबारा से अटेंशन करवाना। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर व्यूअर्स आप काइंडली देख लें, ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी हम पोर्तुगल को जिता देंगे और मिस्टर तला खुद ही कहेंगे कि सर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताने से पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे पोर्तुगल जीतेगा। क्यों? स्पेन जीत सकता था बट उन्होंने अपना जो है ना वो मतलब रूल चेंज कर दिया। पहले ये होता था कि मतलब आपको एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल गया, ऑफर लेटर आपको मिल गया, सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए, आप ऑनलाइन वॉक इन चले जाएं एम्बेसी में और जाके वहां से जो है अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। बट अब जो है ना वो मतलब स्पेन ने अपना रूल चेंज किया, अपना जो ऑथोराइज ड्रॉप हाउस जो है ना वो बीएलएस को दे, मतलब थर्ड पार्टी जो है ऐसा वो
BLS वर्क कर रही जाहिर है। है सर, अब आपने यहाँ पे ये करना होता है कि मतलब आपको ऑफर लेटर मिल गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, एडमिशन लेटर मिल गया, आपने फिर जाना होता है मतलब BLS के ऑफिस, वहां जाके आपने अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना होता है एम्बेसी के लिए, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट के लिए आपने रिक्वेस्ट करना है, पहले आप डायरेक्टली जाते थे, अब आपके पास सेंटर में आ गया BLS की यहाँ पर आपने जो है मतलब वीजा फीस भी BLS में पे करनी होती है, इनके अपने चार्जेस भी हैं। मैं उस वाले से भी थोड़ी सी मतलब फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मतलब 27,740 रुपीज जो है वो वीजा फीस है इस वक्त करंट टाइम पे। फर्दर आगे अप डाउन भी हो सकती है, वो टोटली डिपेंड करती है। 90 यूरोस आप बिल्कुल ऐसे ही है। PKR में अगर हम देखें तो 27,740 रुपए हैं, और उसके साथ जो है वो मतलब उनके BLS के जो सर्विस चार्जेस है वो 5,200 समथिंग कुछ है। अच्छा। मतलब ये समझ लें कि आपका 32 से 33 हजार के अंदर अंदर जो है ना वो आपको मतलब ये अपॉइंटमेंट मिल जाती है। फिर अच्छा। जिस डेट की अच्छा अपॉइंटमेंट यहाँ की बहुत इजीली आपको मिल जाती है। मतलब जिस तरह पहले लाइक इटली की अगर हम बात करें, जो कितना ज़्यादा मसला चल रहा था कि मतलब जो हैकर्स थे वो कर लेते थे, अब वो यहाँ पर ये चक्कर नहीं रहा हुआ। अब आपने सिंपली जो है वो BLS के पास जाना, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वही सिंपली कैप्चा वगैरह वाला जो चक्कर चलता था पहले वही है एज यूजुअल। अच्छा, ऑनलाइन बिल्कुल ऑनलाइन। तो ये है कि आपने मतलब यानी इस तरह सारा सिस्टम करना है, और आपने को जिस डेट की मतलब अपॉइंटमेंट मिलेगी आपने एम्बेसी जाना है। बट वहां जाकर आपने ये चीज़ जरूर रखनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना, अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी वीज़े फाइल करने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो ट्रांसलेट करवाना है। क्योंकि जिस तरह एडमिशन के टाइम पे अपोस्टाइल हुए हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, इसी तरह वीज़ा के टाइम पे भी जो है वो आपके ट्रांसलेट हुए हुए बगैर विदाउट ट्रांसलेट हुए हुए जो है वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में भी हों और आपके स्पेनिश लैंग्वेज में भी होने चाहिए, देन आप जो है वो वीज़ा वहाँ पर अप्लाई कर दें। तो आई थिंक सो पहले मतलब ये था कि विद इन 1 to 2 मंथ्स जो है वो वीज़ा आ जाता था। बट ये है कि अब ज़रा थोड़ा लोगों का, स्टूडेंट्स का खासकर जो है वो ध्यान इस कंट्री की तरफ ज़्यादा हुआ है, तो इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा थोड़ी ज्यादा लग सकती है, तकरीबन 3 के 4 माह आई थिंक सो, इससे ज्यादा भी लग सकती है रफली जो 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं वीजा प्रोसेस के। बिल्कुल ऐसे ही। बट जो पोर्चुगल में है वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, इमिग्रेशन की ऑलरेडी फास्ट है। ये लोग जॉब सीकर वीजा भी दे रहे हैं, उसका भी प्रोसेस मैंने एक्चुअली बताया हुआ है, आप जाके जरूर एक दफ़ा चेकआउट कर लीजिएगा। पोर्चुगल के अंदर अगर आप जॉब सीकर वीजा पे जाना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस है, वो तमाम डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी, और लिंक्स वगैरह भी मैंने ऐड किए हैं। खैर वो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी जो भी व्यूअर्स वर्क के हवाले से जाना चाहते हैं ना पोर्चुगल। अच्छा, पोर्चुगल के अंदर आपका जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली इजी है। आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है अपॉइंटमेंट के लिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है वो उस तरह सख्ती नहीं, लेकिन करवा लें तो अच्छी बात है। आपकी काम की है, मतलब आपके वीजा रेशो में उसमें अफेक्ट पड़ेगा, उनको एक ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी कि यार ये इनकी ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट है, ये इनके इंग्लिश के हैं, ये पोर्तुगीज के, और उस तरह से कंपल्सरी नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं नहीं। ठीक है। एक चीज अच्छी है कि बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जितनी इटली या फ्रांस के लिए है उतनी ही यहाँ पर है, ठीक है। रफली अगर देखा जाए तो 700 से 800 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, और नेक्स्ट ईयर की अपनी अपनी फीस शो करानी है 1 साल की। नहीं बस, बट इस हवाले से जो मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे पुर्तगाल जी गए, क्योंकि स्पेन के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसकी ज़रा थोड़ी सी ये कह लें कि हार्ड और डबल है। बिल्कुल ऐसे ही है, वही मतलब यानी ये कह लें कि टफ और हार्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ये है कि मतलब आपकी यहाँ पर जो जितनी मतलब पर मंथ कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है, लाइक ये कह लें कि 600 या 700 आती है, आपने यानी उसको मल्टीप्लाई करना है 24 मंथ से, मतलब 2 साल के साथ 2 साल की आपने वो शो करानी है। इसके अलावा आपकी जो मतलब कह लें कि यहाँ पे मैंने आप जैसे बताया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टिंग फीस जो है वो 700 यूरो से है, ठीक है। अगर आपकी 1400 यूरो भी है तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लें, आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग भी शो करवानी है, जो फीस आपकी रिमेनिंग रह जाएगी, क्योंकि 300 जो है वो आपने इन एडवांस भी तो पे करना है ना यूनिवर्सिटी की सीट जो है वो रिजर्व करवाने के लिए। बकाया जो आपकी फीस जो रह जाएगी वो भी आपने उसके अंदर ऐड करनी है। तो ऑलमोस्ट अगर इन PKR मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको तकरीबन 50 to 55 लाख की जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। थोड़ी सी इसमें टफ हो जाता है काम, लेकिन अगेन वीजा रेशियो अच्छी है, वीजा रेशियो अप टू जो है वो 95%। इन दोनों के अंदर जो एक अच्छी बात ये है कि बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा सख्ती नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे फिनलैंड में थोड़ी बहुत सख्ती है, इटली का भी प्रोसेस थोड़ा सा है टफ इस चीज में कि वो फंड्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर उस तरह से नहीं है, लेकिन स्पेन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है बैंक स्टेटमेंट की, तो आपने मैनेज करना है। 3 to 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। पोर्तुगल के अंदर अच्छी बात है कि 7,000 से 8,000 रफली आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है, वो 25 लाख तक जा रही है रफली। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेन के हवाले से मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब इतनी बैंक स्टेटमेंट जो है मतलब अमाउंट की अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बेनिफिट है कि आपकी यहाँ पर फ्रेश बैंक स्टेटमेंट भी चल जाती है। अगर आपकी 10-15 दिन पहले की या 1 मंथ की पहले की भी है ना, आपकी वो भी यहाँ पर चल जाएगी। इवन के कई कंट्रीज ऐसी होती हैं वो कहती है जी नहीं जी आपकी तकरीबन 6 महीने या 1 साल की जो है वो स्टेटमेंट हो जिसमें ट्रांजेक्शन हुई हो, ये चीजें हुई हो, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैनेज ही कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे उस तरह से
जनरल स्टडी तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक चीज और अच्छी है कि पोर्तुगल के अंदर टैक्स रिटर्न्स की इतनी ज्यादा सख्ती नहीं है, जो है ना इजीली उसमें कर बिल्कुल सकते हैं। स्पेन वाले भी टैक्स रिटर्न्स मांग रहे हैं उस तरह से? नहीं, टैक्स रिटर्न्स की जो है वो रिक्वायरमेंट्स अब नहीं रहेगी भी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो ज्यादा होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर बात करें दूसरी कैटेगरी वीजा की, लाइक अगर आप विजिट वीजा वगैरह पे जाते हैं, फिर आपको जो है वो यहाँ पर बिजनेस वीजा पे जाते हैं, फिर आपको यहाँ पर सेल टैक्स जो है वो शो करवाना पड़ेगा। बट आपकी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही जो है वो मतलब मैक्सिमम है इतनी 50 से 55 लाख आपने शो करवाना है। तो इतने प्रूफ ऑफ फंड्स आपने शो करवा दिए तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद यहाँ पे आपके टैक्स रिटर्न्स जो है वो रह जाते हैं। अगेन मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि दोनों कंट्रीज अच्छे हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, पोर्तुगल के अंदर रश बहुत ज्यादा है, स्पेन के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब की पोर्तुगल के अंदर उस तरह से ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बिल्कुल। बट स्पेन के अंदर उस तरह से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है क्योंकि बड़ा कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है। अगर पोर्तुगल से कंपेयर किया जाए तो स्पेन थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा कंट्री है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपको लगता है कि हम एक कंट्री को बिल्कुल जो है वो कर रहे हैं, डिमोट कर रहे हैं, एक को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। हमारी कोशिश है कि हम दोनों चीजों को पैरेलल लेके चले। ठीक है, ऑब्वियसली स्पेन जाने के लिए भी आवाम बहुत ज्यादा जो जाती है, स्टूडेंट जाते हैं। पोर्तुगल जाने के लिए भी लोग इंटरेस्टेड हैं, बट हमारी कोशिश है कि हम आपको दोनों साइड्स में बता दें कि यार यहाँ पे ये बेनिफिट है, यहाँ पे इस तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, इस तरफ से आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो अब जो डिसीजन है वो तो आपका अपना है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कोशिश है कि हम डिटेल से आपको प्रोसेस भी बता दें, रिक्वायरमेंट्स भी बता दें, उसके अंदर जो फायदे हैं आपको वो बता दें, थोड़ा सा जो मुश्किलात आनी है वो भी आपको बता दें, ताकि आप ज्यादा उसको समझ सकें कि यार मेरे लिए क्या कौन सी कंट्री सूटेबल है। ऐसे ही है। तो आई थिंक हमारी तरफ से इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और दोबारा किसी ऐसी कंट्री की मैं साइड लूंगा जो जीतेगी। अगर इसमें भी आपने डिसाइड करना है कौन सी कंट्री जीती। अगर आपको लगता है कि स्पेन को थोड़ा और चांस देना चाहिए था और किसी चीज को लेके, तो वो भी जरूर मेंशन कर दें। और अगर आप चाहते हैं, इससे पहले भी खैर हमने बनाई हुई है, तो आप जरूर एक दफा चेक कर लें। जर्मनी फ्रांस की बनाई थी, फ्रांस इटली की, और इटली जर्मनी की बनाई हुई है। इसके अलावा हमने मतलब यानी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को कवर किया हुआ, लाइक ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, और जिस तरह हमने पहले बताया कि उन कंट्रीज पे भी हमने बात की हुई है जिनका कई स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं होता। सर हमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब रिसर्च करते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि अच्छा यहाँ भी लोग जा सकते हैं। एनीवेज द पॉइंट इज कि अगर आपको इस तरह की हमारी सीरीज पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस और अपनी राय जरूर दिया करें, ताकि हमारे लिए इसको इम्प्रूव करना आसान हो सके हमारे लिए फर्दर। क्योंकि देखिए ये सारा कंटेंट आपके लिए, हमारे पर्सनली हमारे लिए नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं, जिनको कन्फ्यूजन है। हमारी कोशिश है हम उस तरह की कन्फ्यूजन दूर करें। तो अगर आपको लगता है कि और चीज़ें इसमें ऐड होने वाली ज़रूर ऐड कीजिएगा, और कोई और कंट्री का कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसको जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट, किसी इस तरह के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे और मिस्टर तला को दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।